हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं मीनाक्षी और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं अपने शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में मैं बात करना शायद मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक ऐसे एक्टर की बात जो शायद कुछ टाइम पहले ही हमारे बीच में थे और एक टाइम आया जब वो हमारे साथ नहीं रहे। आज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ धर्म सिंह दोइल उर्फ धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र साहब जो कि बॉलीवुड के एक मंझे हुए एक्टर थे, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना एक बेहतरीन समय या यूं कह लें एक लंबा समय देखा। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनकी शुरुआत होती है 8 दिसंबर 1935 को। ये पंजाब के फगवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। जिस घर में इनका जन्म हुआ था ये पंजाबी सिख जट फैमिली से थे। इनके पिताजी जो कि एक स्कूल के हेड मास्टर थे, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें अपने घर में काफ़ी डिसिप्लिन और शिक्षा का ही माहौल मिला। इनके पिता के यानी कि केशव किसान सिंह देओल, वो इनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। तो वहीं इनकी माँ, जिनका नाम था सतवंत कौर, वो एक हाउसवाइफ थी। अपने भाइयों में सबसे बड़े होने के कारण इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि इन्हें अपने पिता के बाद घर की जिम्मेदारियां संभालना था। इनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई की अगर बात करते हैं तो वो थी फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल से। हालांकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को ज़्यादा नहीं चुना। वो क्या था वो आगे के एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी। केवल अपनी मैट्रिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। इसके बाद की बात ये होती है कि धर्मेंद्र सिंह देओल यानी कि धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं पढ़ाई के बाद। अब बात आती है यहाँ पे ये कि उनका फिल्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 13 साल की उम्र तक किसी भी फिल्म को नहीं देखा था। 13 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली फिल्म देखी थी, वो फिल्म थी दिलीप साहब की शहीद फिल्म को देखने के बाद वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे फिल्मों से और दिलीप साहब से कि वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का हिस्सा बनने का ख्वाब देखने लगे थे। लेकिन इस बात को जब उनके पिताजी को पता चलता है तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो ये चाहते हैं कि नहीं, उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की ओर ध्यान दे, ना कि फिल्मों में अपना करियर बनाए। लेकिन वही है ना कि जो नसीब में लिखा है वही होके रहता है। हालांकि उनके पिताजी ने इसके चलते उनकी शादी भी करवा दी थी। केवल 19 साल की उम्र में उनका विवाह होता है प्रकाश कौर के साथ। लेकिन जब उनका दिमाग फिल्मों में लगा हुआ था तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ उन्हें मिलनी थी। वो अक्सर अपने गांव के पुल या सड़कों पे बैठकर, या कई ऐसी जगह थे जहां उनके दोस्त यार होते थे जिनसे वो ये कहते थे कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। और ये शायद ये हुआ भी। इसके बाद वो एक बड़े स्टार बने। करीबन 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। शुरुआत कैसे होती है उनकी फिल्मों में, जब ये पता चल जाता है उनकी माँ को कि हाँ, उनका बेटा फिल्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने ये कहा कि फिल्मों में नौकरी पाने के लिए तो उन्हें एक अर्जी भेज दे। लेकिन धर्मेंद्र साहब ने ये बताया कि फिल्मों में काम करने के लिए मात्र अर्जी से काम नहीं चलता है, उनकी प्रेजेंस होना भी ज़रूरी है। और उनकी माँ ये जानती थी कि उनका बेटा कद काठी और देखने में काफ़ी खूबसूरत है, जिसके चलते शायद ऊपर वाले ने भी उनकी हेल्प की। साल 1960 में फिल्म फेयर ने अपना एक टैलेंट हंट स्टार्ट किया था, जिसके विनर बनते हैं धर्मेंद्र। जब धर्मेंद्र यहाँ पर विनर बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें फगवाड़ा से निकलकर मुंबई आना पड़ता है। साल 1960 में जब वो मुंबई आते हैं तो यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है निर्देशक राजू हिरवानी से, जो कि अपनी फिल्म में उन्हें कास्ट करते हैं। दिल भी तेरा हम भी तेरे साल 1960 की वो फिल्म थी जिससे धर्मेंद्र बॉलीवुड में अपना करियर स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन हाँ, रुपहले पर्दे पे उनका आगमन हो चुका था।
300 फिल्मों में काम करने के बाद शायद वो स्टार साल 1966 की जिस फिल्म की मैं बात करने जा रही हूँ, जिस फिल्म में वो उनके अपोजिट मीना कुमारी नजर आई थी, वो फिल्म थी फूल और पत्थर। इस फिल्म में काम करने के बाद धर्मेंद्र एक एक्शन रूप के नाम से फेमस हो गए, या यूं कह लें एक एक्शन हीरो के रूप में बॉलीवुड में फेमस हुए, जिसके चलते उन्हें बॉलीवुड से कई सारे नाम मिले, धर्म गरम, ही मैन, धर्म पाजी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा एक्शन हीरो के लिए अगर देखा जाए तो ही मैन का जो खिताब उन्हें मिला था, उन्होंने आगे की फिल्मों में भी इस चीज को बहुत ज्यादा कंटिन्यू रखा। साथ ही साथ एक चीज मैं और आपको बता दूं कि वो बॉलीवुड के पहले ऐसे स्टार थे जो कि ऑन स्क्रीन शर्टलेस हुए थे। उनके इसी ट्रेंड को आने वाले कई स्टार्स ने फिर फॉलो किया, यानी कि वो एक ट्रेंड सेटर भी रहे। इसके बाद ये होता है कि वो अपनी फिल्मों में धीरे धीरे काम करने लगते हैं, और साल 1975 की फिल्म शोले, जिसने कि एक माइलस्टोन फिल्म माना जाता है बॉलीवुड की, इसमें अपनी बेहतरीन एक्टिंग, जिसमें एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने कॉमिक एक्टिंग भी की थी, और एक्शन, एक बेहतरीन मसाला फिल्म थी, या यूं कह लें बॉलीवुड फिल्म थी। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए वो कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ते हैं। अब मैं बात करूंगी उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ किस्सों की। धर्मेंद्र जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो वो केवल पति नहीं थे, यानी कि वो पिता भी बन चुके थे, लेकिन अपनी फिल्मों में काम करते करते उन्हें न जाने कब उनकी सबसे फेवरेट को स्टार रही हेमा मालिनी, जिनके साथ उन्होंने अनगिनत फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे पहली मुलाकात मैं बता दूं कि तुम हंसी मैं जवां, इस फिल्म में उन्होंने जब हेमा मालिनी के साथ काम किया तो ये वो फिल्म थी जिससे एक तरीके से वो दौर शुरू होता है जो कि प्यार मोहब्बत का होता है। हालांकि हेमा मालिनी किसी शादीशुदा व्यक्ति से शादी करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। हेमा मालिनी क्या, उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि हेमा मालिनी किसी शादीशुदा इंसान के साथ शादी करें, लेकिन वो ये है कि धर्मेंद्र दिल ही दिल में हेमा मालिनी को चाहने लगे थे। वो ये चाहते थे कि वो उनके साथ शादी करें, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट जा कर के किस तरीके से इस रिश्ते को एक नाम मिला, वो भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। जिस वक्त हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र से होती है, उस वक्त धर्मेंद्र हालांकि फैमिली में ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली यानी कि हेमा मालिनी जी की फैमिली ये चाहती है कि उनकी शादी जितेन से हो जाए। लेकिन जब ये बात पता चलती है धर्मपा जी को, तो वो नशे की हालत में जा कर के हेमा मालिनी के घर पे काफ़ी चीज़ें, या यूँ कह लें कि एक ड्रामेटिकल सिचुएशंस क्रिएट होती है, जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि उनकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनसे होगी, यानी कि हेमा मालिनी की शादी अगर होगी तो सिर्फ धर्मेंद्र जी से होगी। अगर बात करूँ हेमा मालिनी जी की, तो उन्होंने उनसे थोड़ा सा वक्त मांगा। जब उन्होंने थोड़ा वक्त दिया, उसके बाद फिर 1980s में इन दोनों कपल ने शादी की। शादी भी इस्लामिक धर्म से हुई, क्योंकि जिस वक्त शादी हो रही थी, धर्मेंद्र जी की वाइफ प्रकाश कौर ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि उस बीच में वो 4 बच्चों के पिता थे, और किसी पिता के लिए या फिर किसी पत्नी को अपने 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ छोड़ देना, आई थिंक कि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र साहब ने शादी की, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म से शादी की। यहाँ पे हेमा मालिनी जी ने इस्लामिक तौर पे अपना जो नाम रखा था वो रखा था आयशा भी, और वहाँ पे शादी होने के बाद उनके 2 बेटियां होती हैं, यानी कि धर्मेंद्र जी के ऑलरेडी 4 बच्चे थे, प्रकाश कौर से सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता। उसके बाद ईशा देओल और अहाना देओल, उनकी 2 और बेटियां आती हैं। अब बात करते हैं कि अपनी फिल्मों से जब उन्होंने समय समय पर बॉलीवुड को अपनी बेहतरीन अदायगी से हमेशा प्रशंसा दिलवाई, इसी बीच उन्हें काफ़ी सारे अवार्डों से भी सम्मानित किया गया समय समय पर। 1997 में उन्हें सबसे पहले फिल्म फेयर के तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो वहीं 2012 में भारत सरकार ने उन्हें
पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके साथ ही आईफा ने भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। शायद ये सारे अवार्ड्स उनकी काबिलियत के लिए इतने मायने ना रखें, क्योंकि वो अपने आप में बेहतरीन एक्टर थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे। अब बात होती है एज अ प्रोड्यूसर, उन्होंने किन फिल्मों में अपना जो है एक तरीके से कंट्रीब्यूशन किया। एक्टर होने के साथ साथ धर्मेंद्र साहब एक अच्छे निर्माता थे। जहाँ पे अगर बात करते हैं उनके बेटों की लॉन्चिंग की, तो साल 1983 की फिल्म बेताब में जहाँ पर उन्होंने अपने बड़े बेटे सनी देओल को लॉन्च किया था अमृता सिंह के साथ, तो वहीं बॉबी देओल की बरसात इन फिल्मों में। इसके अलावा अपने ये फिल्म रही चटियमला पगला दीवाना, ये सारी फिल्में उनके प्रोडक्शन हाउस विजेता में ही बनी थी। अब बात आती है कि फिल्मों में काम करने के बाद एक अभिनेता निर्माता किस तरीके से पॉलिटिशियन बनता है, तो वो बात आती है साल 2004 में, जब वो राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सीट के लिए सांसद चुने जाते हैं। लेकिन वही है ना कि एक एक्टर और एक राइटर वो कभी भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे। वो उन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए किया। अब उन्होंने पॉलिटिक्स वगैरह से सारी चीज़ों से दूरी बना करके सिर्फ और एक सिंपल जीना, मतलब या यूँ कह लें एक सिंपल सी ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी गांव की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इसके बाद वो कभी ना कभी छोटे मोटे रोल्स के साथ हमें पर्दे पे नज़र आते हैं। लास्ट रिलीज़ अगर हम बात करें उनकी, तो रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में वो नज़र आए थे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ। अभी अगर बात कर लें हम उनके फिल्मों की, तो साल 1975 जो कि उनके फिल्म का एक ऐसा साल रहा जो कि शोले से उनको एक टॉप एक्टर बनाता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा ऑन स्क्रीन उनके बडी रहे अमिताभ बच्चन, जहाँ पे उन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया। अब मैं बात करना चाहूँगी कि किस तरीके से वो फिल्मों से थोड़ा सा दूरी बना करके रहे, जहाँ पे उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, जिस वजह से वो फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी अपने छोटे छोटे रोल्स के साथ वो अपने फैंस के बीच में नज़र आ रहे थे। अभी मंडे जो हमारा गुजरा हुआ मंडे गया, जहाँ पर सांस की बीमारी के चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया, लेकिन कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी जिसके चलते उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से घर ले उनकी फैमिली लेकर के आती है कि नहीं वहाँ पे उनका केयर टेक होगा, बट ऐसा नहीं होता है। 24 नवंबर को 89 इयर्स की एज में जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो उन्होंने अपने फैंस को कहीं ना कहीं आंखों से तो रुलाया ही रुलाया। शायद लोग उनकी याद को अपने दिलों से कभी भी नहीं भुला सकते हैं। बॉलीवुड का एक ऐसा हैंडसम हीरो जिसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, एक ऐसे शख्स जो एक जिंदा दिल इंसान थे। अपनी इन्हीं सारी अदाओं से उन्होंने शायद लोगों को अपना कायल बना दिया था। धर्मेंद्र साहब जाते जाते इस दुनिया से अपने फैंस के लिए अपनी फिल्म के तौर पर एक और गिफ्ट दे करके गए हैं, जो कि उनके जाने के बाद फिल्म रिलीज होगी। ये फिल्म है 21, जो कि आने वाली 25 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म में आपको उनके साथ नजर आएंगे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य, एक छोटे से किरदार में। इस फिल्म में जहाँ पर धर्मेंद्र को दिखाया गया है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान से निकलते हुए अपने गांव आते हैं, और गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 दिन का लंबा समय बिताना पड़ता है, जिस बीच में उन्हें ना तो कपड़े बदलने की और ना तो स्नान करने की कोई जगह मिलती है।
आपको मैं बताना चाहूँगी कि 21 फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म है जिसकी बहुत सारी शूटिंग लखनऊ में हुई है। लखनऊ के कई ऐसे इलाके आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमीनाबाद, काकोरी, मलियाबाद, गोमती नगर, इन सारी जगहों पे इस फ़िल्म की शूटिंग हुई है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो फ़िल्म में आप लाहौर का गाँव देखेंगे वो है लखनऊ का काकोरी गाँव। और उनके गांव की स्टोरी बेस्ड है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर। यानी कि जो माहौल आपको देखने को मिलेगा फिल्म में वो इंदिरा गांधी, लखनऊ का फेमस जगह है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, वहाँ की। इसके अलावा जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे लखनऊ में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ से भी मिले, जहाँ पे उन्होंने उनकी काफ़ी सराहना की थी। और सीएम ने साथ ही साथ अपने ट्विटर हैंडल पे उनके साथ ली गई पिक को भी शेयर किया था। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे, शायद बॉलीवुड की कई सारी फीमेल्स एक्ट्रेसेस उन्हें पसंद करती थीं। अगर उनके शुरुआती दौर की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा अगर किसी फीमेल एक्ट्रेस से अगर एक तरीके से प्रेरित थे, वो थी मीना कुमारी साहिबा। बाद में इस चीज़ को लोगों ने प्रेम प्रसंग में भी तब्दील किया, लेकिन धर्मेंद्र साहब ने ये कह करके इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया कि मैं उनकी कला का प्रेमी हूँ और कभी भी कोई एक फ्रेंड किसी एक्टर का प्रेमी उस तरीके का नहीं हो सकता है जिस तरीके से समाज में उनके नाम को उछाला जा रहा है। हालांकि मीना कुमारी जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक मंझी हुई एक्ट्रेस थी, तो रीज़न यही था कि धर्मेंद्र साहब उनकी कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और जहाँ तक बात करते हैं एक मेल एक्टर्स की, तो वो थे दिलीप साहब। दिलीप साहब एक ऐसे एक्टर थे जिनसे कहीं ना कहीं धर्मेंद्र साहब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और फिल्मों का सफ़र तय करने का अगर उन्हें कहीं पर भी जो एक प्रेरणा मिली थी, वो शायद दिलीप साहब थे, क्योंकि वो फिल्म थी शहीद, जिसे देख करके वो इस तरीके से प्रेरित हुए कि वो एक छोटे से गांव का लड़का मुंबई में आकर के अपनी फिल्म की दुनिया में अपना नाम कमाता है। आज के इस एपिसोड में हम धर्मेंद्र साहब के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी आत्मा की शांति के लिए ही दुआएं कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि लेजेंड्स कभी भी नहीं मरते हैं और एक कलाकार कभी नहीं मरता है। वो अपनी कला के और अपने अभिनय के माध्यम से हमेशा अपने फैंस के बीच में रहता है। धर्मेंद्र साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी मौजूदगी ज़रूर खलती है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा उनकी उस कमी को पूरा करेंगे। तो बने रहिए आगे के लिए। धन्यवाद।